नमस्कार, मैं हूं प्रीति पांडे। कर्नाटक विधानसभा चुनावों पर भारत एक्सप्रेस की खास पेशकश किसका होगा कर्नाटक में आपका स्वागत है। कर्नाटक चुनाव में मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा जोर पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। हमारी आज की पेशकश इसी पर आधारित है। कर्नाटक में बीजेपी जहां कुछ दिक्कत में लग रही है, वहीं उसे बड़ी पार्टी होने का पूरा फायदा मिल रहा है। बीजेपी की तरफ से तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और कई बड़े बड़े नेता प्रचार करने कर्नाटक आ रहे हैं, जिन्हें देखने सुनने के लिए भारी भीड़ भी जुट रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। बीजेपी की केंद्र में सरकार है और देश के ज्यादातर राज्यों में भी उसी की सरकार है। इसका फायदा उसे कर्नाटक के चुनाव में मिल रहा है। तमाम केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री स्टार प्रचारक के रूप में कर्नाटक जा रहे हैं और कांग्रेस पर करारे हमले कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इसमें पीछे नहीं है। जहां उनका रोड शो होता है, वहां सड़कें भी भर जाती हैं और सड़क किनारे की इमारतों की छतें भी। और फिर चौहान के तीर चलने लगते हैं। देखिए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में अंतर। कांग्रेस की सरकार करप्शन और क्राइम की सरकार, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास के नए रिकॉर्ड बनाए हैं। कर्नाटक में डबल इंजन की सरकार, कर्नाटक में सिंचाई की व्यवस्था कर रही है। डबल इंजन की सरकार किसानों के कल्याण के काम कर रही है। डबल इंजन की सरकार 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन देने का काम कर रही है। ये डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 6,000 रुपया किसानों को हर साल देते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता कर्नाटक में भी है। मांड्या में अपने चिर परिचित अंदाज में वे कर्नाटक का संबंध हनुमान से जोड़ते हैं और स्थानीय जनता का मन मोहने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश और कर्नाटक का संबंध आज से नहीं, त्रेता युग से है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वनवास के सबसे अभिन्न सहयोगी के रूप में कोई मिला था तो बजरंगबली हनुमान जी मिले थे। इसी कर्नाटक की धरती में उनका जन्म हुआ। और इसीलिए आप देखते होंगे ये मित्रता कितनी अभिन्न है, कितनी अभिन्न मित्रता है। और ये भक्त और स्वामी का संबंध किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। दुनिया में जहां कहीं भी भगवान राम का मंदिर होगा, वहां हनुमान जी का मंदिर जरूर होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कर्नाटक में बीजेपी को विजय दिलाने के लिए जान लगा रहे हैं। धारवाड़ में उन्होंने ऐलान किया कि सरकार हर भ्रष्ट नेता की जांच कराएगी और किसी की आलोचना की परवाह नहीं करेगी। और ये लोग कहते हैं कि जानबूझकर इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। जो भी करप्शन में इन्वॉल्व होगा बहनों भाइयों, हमारी ये गवर्नमेंट उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। वो चाहे कितना भी प्रभावी व्यक्ति क्यों नहीं हो, उसे नहीं छोड़ेगी। बीजेपी के पास नेताओं की कमी नहीं है। देश भर से उसके नेता कर्नाटक पहुंच रहे हैं। इससे उसके कार्यकर्ताओं में उत्साह बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो बीजेपी के चुनाव प्रचार में तो जम करके भीड़ उमड़ रही है और स्टार प्रचारकों को देखने के लिए लोग न सिर्फ पहुंच रहे हैं, उन्हें बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। हालांकि इस बीच अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस को इस बार कर्नाटक में पूरा बहुमत पाने की उम्मीद है। लेकिन 2019 में जेडीएस और कांग्रेस की गठबंधन सरकार जिस तरह से गिराई गई थी, उसकी टीस कांग्रेस को अब तक है। कांग्रेस
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अपने को आम जनता से जुड़ा हुआ दिखाने में लगी हैं। इसके लिए मैसूर में वो एक रेस्टोरेंट में पहुंच गईं और वहां पर डोसा बनाने लगी। उन्हें भरोसा है कि जिस तरह से उन्होंने डोसा बनाया उस तरह से वो कर्नाटक में सरकार भी बना पाएंगी। हाँ, इस बार कांग्रेस अपने दम पर सरकार बनाना चाहती है ताकि बीजेपी उसकी सरकार गिरा ना पाए। कर्नाटक में प्रचार कर रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जनसभाओं में बार बार यही बात दोहरा रही है। 3.5 सालों से जो सरकार कर्नाटक में आई है उसने हर स्तर पर आपका विश्वास तोड़ा है। शुरू से तो लालच के आधार पर बनी, पैसों से विधायकों को खरीदा गया, कांग्रेस और जेडीयू की सरकार को तोड़ के बनाया। प्रियंका गांधी कड़ी मेहनत कर रही हैं और भाई राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने के मुद्दे से लेकर अपनी दादी इंदिरा गांधी को याद करते हुए सहानुभूति जुटाने की भी कोशिश कर रही हैं। जब इंदिरा जी का सबसे मुश्किल संघर्ष का समय था तो यहाँ की जनता चिकमंगलूर उसके साथ खड़ी रही, आप खड़े रहे और आपने उनका साथ नहीं छोड़ा। उनके खिलाफ भी एक केस लगाया गया और उनको भी संसद से निकाला गया। आप उन्हें संसद में वापस लाए। प्रियंका गांधी के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ रही है। जनता उन्हें देखना भी चाहती है और सुनना भी। उनके भाषण भी मेहनत से तैयार किए गए लगते हैं और बोलने में उनकी शैली तो शालीन है ही। अपनी इन्हीं विशेषताओं के बल पर अपने भाई राहुल गांधी के साथ मिलकर प्रियंका बीजेपी के स्टार प्रचारकों की बड़ी फौज से मुकाबला कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और चुनावों को लेकर के चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ एडवोकेट आर बाग साहब जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, हम बीजेपी के चुनाव प्रचार को भी देख रहे हैं, कांग्रेस के चुनाव प्रचार को भी देख रहे हैं। हालांकि सर्वे में कांग्रेस को बढ़त दिखाई जा रही है, लेकिन इन चुनावों में कुछ अलग हो रहा है। हालांकि बीते साल तक अगर कर्नाटक की बात की जाए तो बुर्का, इस तरह के तमाम विषय जो हैं लगातार छाए रहे। पूरे साल भर इस तरह के विषयों को लेकर के बवाल भी देखा हमने, हंगामा भी होता देखा। लेकिन अचानक जब चुनावों का ऐलान हुआ तो तस्वीर बदल गई। बीजेपी जहां पर हिंदुत्ववादी सोच के साथ जनसंपर्क अभियान चला रही है और अपने स्टार प्रचारकों की मदद से कोशिश कर रही है कि बीजेपी की हिंदुत्ववादी छवि को ही आगे बढ़ाया जाए, वहीं कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण, जिसके लिए जानी भी जाती रही है और जिसके लिए हमेशा उस पर दोषारोपण भी हो रहा है, एक बार फिर से वही करती नजर आ रही है। आपको क्या लगता है कौन सा पाला ज्यादा भारी पड़ने वाला है? हालांकि ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो थोड़ी कांग्रेस के फेवर में कर्नाटक के लिहाज से जरूर दिखती हैं। जी धन्यवाद। आज अगर देखेंगे, जिस तरह से मैं कोर्ट से इस बात को शुरू करूंगा कि 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर, उससे पहले आप देखेंगे कि वहाँ के जो लिंगायत और थर्ड ए थर्ड बी एक लीगली एक कॉम्प्लिकेटेड इशू बनते जा रहा है। और इलेक्शन से पहले उसको सॉलिसिटर जनरल मेहता ने भी कहा कि इसको हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे और आफ्टर 9 मई के बाद ही ये सब होगा। और 2002 से जिस तरह से रिजर्वेशन के ऊपर आरक्षण को लेकर, क्योंकि कर्नाटक एक ऐसा स्टेट है वहाँ पे लगभग सारे धर्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लगभग ठीक अच्छा एक रेशियो है। दूसरी तरफ हम जाएंगे तो 17% शेड्यूल कास्ट, 8% शेड्यूल ट्राइब और लगभग 13-14% आपका मुस्लिम पॉपुलेशन है। और जो एग्रीकल्चर कम्युनिटी है, जहाँ से हमारे जो पॉपुलर लीडर जो हैं वो आते हैं, उनका एक जबरदस्त एक समीकरण है। तो पिछले बार के अहिंडा एक रणनीति, पॉलिटिकल रणनीति लेकर सिद्धारामैया आए थे और आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ लाभ मिला उससे। और उसको काउंटर करने के लिए आज जो जहां पे हम लोग कर्नाटक इलेक्शन की बात कर रहे हैं और जो परिफेक्स और जो इश्यूज और मुद्दे अभी सामने आई है कि बीजेपी ने एक नो लिंगायत सीएम के बारे में सोच रही है, कि ऐसा एक माहौल बनाने की कोशिश किया जा रहा है कि एक ये कहेंगे कि जनता को रुझाने के लिए और साथ साथ एक अच्छा अपनी छवि को सुधारने के लिए भी कोशिश, जो गलती हुई थी उसको भी थोड़ा आप देखेंगे इस बार ज्यादा
एक हाइपर हिंदुत्व इशू को लेकर बीजेपी सामने नहीं आ रही है। और दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे उसी स्टेट से आते हैं, वो अभी फिलहाल ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट है, और वो एक दलित कम्युनिटी के आते हैं जिनका सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, और उसको समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। जो चार, खास करके मैसूर, बेंगलुरु और आपका जो बेलागर्गी और कलबुर्गी, ये चार जो विभाग किए गए हैं, 3 विभाग में जो कास्ट एक्विजिशन है, आपका कंसंट्रेशन है, और जो पुराने जो कांग्रेस लीडर है, अभी आपको मैं ये जहां से ये कंस्टिट्यूंसी, सिर्फ गांव का कंस्टिट्यूंसी, जहां से वो सीएम का कंस्टिट्यूंसी, वहां पे जिस तरह से जो पुराने 30 साल से थे उनको टिकट नहीं दिया कांग्रेस ने, और दूसरे किसी के पठान साहब को वहां से लड़ा रहे हैं। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, वाटर डिस्प्यूट को लेकर, और साथ साथ जो पॉलिटिकल, प्रवीण कुमार का पॉलिटिकल किलिंग हुआ, एक यूथ लीडर के रूप में उभर रहे थे, तो ये सारा चीज होगा। और 40% करप्शन के बारे में जो आम आदमी पार्टी उठा रही है, एक वैलिड पॉइंट है कि जैसे भी कंस्ट्रक्शन, कहां पे अगर कुछ काम एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच है तो आपको 40% आपको वो पास देके ही आगे निकलना है। ये तमाम चीज डोमिनेंट होगा। जी पांडे, आपने जिस 40% कट का जिक्र किया, कांग्रेस लगातार अपने तमाम चुनाव प्रचार में उस 40% जिक्र करती भी है और उसे बाकायदा कैश करने की हर संभव कोशिश कर रही है। लेकिन जब आपने लिंगायत समुदाय की बात की, वोकालिगा समुदाय की बात की, इनको जिस तरह की वरीयता दी गई, इसके बनस्पत दूसरे समुदाय के लोगों को थोड़ी सी अनदेखी भी महसूस हुई है इस बार चुनाव में। और दोनों ही पार्टियां, चाहे मैं कांग्रेस का जिक्र करूं या फिर बीजेपी का जिक्र करूं, हालांकि जेडीएस की तरफ से कोशिश की गई है कि सामंजस्य बनाया जाए और सबको खुश करने की कोशिश की जाए, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस कोशिश करे कि इन दो ही समुदायों के लिहाज से काम करे तो बेहतर होगा। हालांकि मैं इस पर लौटूंगी, इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण को लेकर के जिस तरीके से तमाम चीजें सामने आ रही हैं, जन कल्याण से ज्यादा चुनावी मुद्दा बन गया है मुस्लिम विषय। बीजेपी सरकार ने 4% मुस्लिम आरक्षण खत्म करके 2% लिंगायतों और वोकालिगा समुदाय को दे दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद 9 मई यानी वोटिंग से एक दिन पहले तक इस फैसले पर रोक लगा दी गई है। कर्नाटक विधानसभा में मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा अब अहम हो चला है। साल 1994 से ही राज्य में मुसलमानों को 4% आरक्षण दिया जा रहा था, जिसे बीजेपी सरकार ने हटाने का ऐलान कर दिया है। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई तक के लिए इस पर रोक लगा दी है। उधर बीजेपी नेता बार बार ये ऐलान कर रहे हैं कि धार्मिक आधार पर आरक्षण लागू नहीं होगा, लेकिन बड़ी ही होशियारी के साथ वो इसे मुस्लिम बनाम लिंगायत वोकालिगा बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। हमने आरक्षण के अंदर, रिजर्वेशन के अंदर बहुत बड़ा बदलाव किया। ये हमारे यत्नाल जी मेरे पीछे पड़ गए थे, मेरे घर पर आए कि अन्याय हो रहा है, मुस्लिम रिजर्वेशन क्यों? धर्म के आधार पर संविधान किसी को रिजर्वेशन की अनुमति नहीं देता, मगर कांग्रेस पार्टी ने वोट बैंक के आधार पर वोट बैंक प्राप्त करने के लिए मुस्लिम रिजर्वेशन किया था। उधर कांग्रेस के लिए मुस्लिमों का समर्थन बेहद जरूरी है और ऐसे में उसने एक बार फिर से ऐलान किया है कि कांग्रेस की सरकार बनी तो 30 सालों से चला आ रहा 4% मुस्लिम आरक्षण जारी रहेगा। कांग्रेस का कहना है कि कर्नाटक सरकार ने अपने ही आदेश पर स्टे लगाने का अनुरोध सुप्रीम कोर्ट से करके जनता के साथ धोखाधड़ी की है। मतलब कर्नाटक की सरकार ने 6.5 करोड़ कन्नडिगास के साथ सिर्फ और सिर्फ धोखा किया, उनसे झूठ बोला, उनके साथ फरेब किया, लिंगायत के साथ चीटिंग करी, वोकलिगास के साथ चीटिंग करी, बैकवर्ड के साथ चीटिंग करी, SC/STs के साथ चीटिंग करी, माइनॉरिटीज के साथ चीटिंग करी। बीजेपी लिंगायतों की ताजा नाराजगी से खासी परेशान है और वो कालिगा समुदाय उससे परंपरागत रूप से ही दूर रहता आया है। अब बीजेपी को लगता है कि मुस्लिम आरक्षण खत्म करके वो लिंगायतों और वो कालिका दोनों ही समुदायों का भरोसा जीत लेगी और उनसे मुस्लिम समुदाय की राजनीतिक एकता भी तोड़ देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।
कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण से जुड़े कुछ जरूरी बातें जानने की कोशिश करते हैं ताकि समझा जा सके कि कब से यहां आरक्षण लागू है और इसके पीछे कैसी राजनीति काम करती है। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण कोई हाल फिलहाल की बात नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे अगली सुनवाई यानी कि 9 मई तक जारी रखने का निर्देश दिया। आइए इससे जुड़ी कुछ जरूरी बातें जानते हैं। मुस्लिमों को पिछड़ा मांगकर उनके लिए आरक्षण की शुरुआत 1918 में मैसूर रियासत में हुई थी। 1918 में मिलर पैनल और 1990 के दशक में चिरप्पा रेड्डी आयोग ने आरक्षण की सिफारिश की थी। 1961 में नागंगौड़ा समिति ने 10 मुस्लिम जातियों को ओबीसी की सूची में रखा। 1994 में कांग्रेस की वीरप्पा मोइली सरकार ने मुस्लिम आरक्षण के लिए नई श्रेणी बनाई। 1994 में तत्कालीन मुख्यमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने मुस्लिमों को 4% आरक्षण दिया। बीजेपी की मुंबई सरकार ने मुस्लिम आरक्षण खत्म किया और इसे वोक्कालिगा और लिंगायतों में बांट दिया। मुस्लिमों को ईडब्ल्यूएस वर्ग के तहत 4% आरक्षण घोषित किया गया। 25 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई सरकार के फैसले पर 9 मई तक के लिए रोक लगा दी, यानी अब 9 मई तक यथास्थिति बरकरार रहेगी और 10 मई को नई विधानसभा के लिए मतदान होगा। आखिरी फैसला चुनाव बाद ही होगा और तब तक राजनीति पूरी की पूरी होती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ वकार अहमद साहब जुड़ गए हैं, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम समाज से हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सवाल आपसे, क्योंकि मुस्लिम समुदाय का आरक्षण पहले रोका गया और वोक्कालिगा और लिंगायत समुदाय में उसे बांट दिया गया, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच करके उस पर स्टे लगना। कांग्रेस कह रही है कि हर समुदाय के साथ में दरअसल बीजेपी धोखाधड़ी कर रही है। ये किस तरह की राजनीति है? हालांकि कांग्रेस के ऊपर भी तुष्टीकरण के आरोप लग रहे हैं। आपका क्या टेक है सर इसको लेकर? जी देखें, भारत में ये एक बहुत बड़ा भद्दा मजाक है कि एक तरफ कांग्रेस के ऊपर दक्षिणपंथियों के द्वारा आरोप लगता है कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण करती है जी, और उसके बाद सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों का एक बड़ा तबका पसमानदा हिंदू दलितों से बदतर हो चुका है जी। अगर तुष्टीकरण हुआ तो दलित से बदतर कैसे, और दलित से बदतर है तो तुष्टीकरण कैसे हुआ? एक तो ये चीज हो गई जी कि कांग्रेस किसी तरह का तुष्टीकरण नहीं करती है, बीजेपी के से थोड़ा ज्यादा दे देती है तो वो बीजेपी उसे तुष्टीकरण कह लेती है। हाँ, हम अपनी आबादी के हिसाब से कभी भी 50% भी लोकसभा विधानसभा में नहीं पहुंच पाए हैं, तो तुष्टीकरण किस बात से हुआ? दूसरे, हम हर लाइन में पिछड़ते चले गए, जिसको सच्चर कमेटी इसकी गवाह है। तो अगर तुष्टीकरण हुआ है जी, इतना पिछड़ते कैसे मुसलमान? लेकिन सर, चुनाव से एन पहले इस तरह का फैसला लिया जाना, वो भी सरकार बीजेपी की है, फैसला उनका था, एक खास समुदाय को प्रभाव डालने की कोशिश की गई, इसको लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इस मामले में तो ये समझ के बाहर है कि कोई भूटान जैसा देश होता या अफ्रीका का कोई देश ऐसा होता जिसको किसी से कोई मतलब नहीं है, तो इस तरह की हरकतें ठीक है। लेकिन भारत जैसे विशाल महान डेमोक्रेसी में एक समुदाय के साथ इस तरह का व्यवहार करना, ये तो ना मॉरलिटी के हिसाब से ठीक है और ना न्याय के हिसाब से ठीक है जी। और जो 4% आरक्षण है उसमें कुछ अपर क्लास की मुस्लिम जातियां भी थी, इसका बहाना लगा के बीजेपी ने ये काम किया है। लेकिन उसमें 12 से 15 बिरादरियां वो थी जो ओबीसी थी। अब ओबीसी जो मुसलमान है वो ब्राह्मणों और क्षत्रियों के साथ ईडब्ल्यूएस में कैसे फाइट कर पाएगा? ये बस यूं कहिए कि जान मारने के बजाय
यानी भूखे मार देना चाहने। चलिए इस चीज को अरर बाग साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ एडवोकेट हैं, इनसे भी समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल इस सोच के पीछे बीजेपी किस तरह की थ्योरी इंप्लीमेंट कर रही थी और चुनाव के पीछे, चुनाव से एन पहले इस तरह का एक्सपेरिमेंट उसके लिए कितना घातक साबित हो सकता है, ये समझने की कोशिश करते हैं। बाग साहब, आप जब इस पूरे फैसले को देखते हैं तो यहाँ पर एक चीज तो समझ में आती है कि एक खास समुदाय को तो बीजेपी नाराज कर ही रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ठीक चुनाव से पहले एक तरफ वो लिंगायतों को नाराज कर रहे हैं, फिर दूसरी तरफ उन्हीं को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आपके हक में हम कुछ फैसले ले रहे हैं, लेकिन फिर दूसरे समुदाय को, खास करके एक विशेष समुदाय को वो नाराज करते हैं। इस तरह का भयानक स्टेप उठाते हुए जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल 9 तारीख तक के लिए तो रोक लगा दी है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी कौन सी थ्योरी लगा रही थी और उसको क्या लग रहा है कि ऐसा कुछ करने से हिंदुत्व वोट को वो अपनी तरफ खींच पाएगी क्या? नहीं, देखिए इस बात को कि आज भी जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, सुप्रीम कोर्ट में जो एडजर्नमेंट ली गई है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी के माध्यम से जी, वही है कि एडजर्नमेंट ये सरकार की तरफ से उन्होंने लिया है, बल्कि जो सीनियर वकील अपियर हो रहे थे पार्टीज की तरफ से, उनका यह कि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, पिछले 4 महीने से आई थिंक पिछले के डेट से एडजर्नमेंट ही लिया जा रहा है। उसके बाद फिर आपका समर वेकेशन विल स्टार्ट हो जाएगा, तो उसका औचित्य नहीं रह जाएगा कहीं ना कहीं बीजेपी। लेकिन फैसला खुद का फिर खुद ही सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाना, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? मतलब किसको कंफ्यूज किया जा रहा है? सरकार खुद कंफ्यूज है? यही है, ये जिसको आप पॉलिटिकल डिप्लोमेसी, पॉलिटिकल कंस्पिरेसी कह सकते हैं। बीजेपी को कहीं लगा होगा कि अगर ये फैसला आ जाती है और ये बैन हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो वोटर्स के ऊपर उनका, क्योंकि अच्छा खासा पॉपुलेशन है मुस्लिम पॉपुलेशन का, तो वहां पे इम्पैक्ट हो सकता है और उसका खामियाजा उनको इलेक्शन में नो डाउट तो हो पहले सकता जो गलती हुई उसकी भरपाई करने की कोशिश की गई। कोशिश हाँ यही है कि तब तक एटलीस्ट टाल दिया जाए जी, कि एश्योर भी किया, लेकिन जो संदेश देना चाहते थे वो तो दे दिया उन्होंने, संदेश भी दे दिया। और यहाँ पे काउंटर करेंगे सर? पंचम मसाली लिंगायत एक सब सेक्ट है जी, जिसमें आपको सेकंड ए कैटेगरी में उनको रखा गया, और पहले कर्नाटका स्टेट बैकवर्ड कमीशन ने ये रिकमेंड भी किया था उनको इंक्लूड करने के लिए। दूसरी तरफ जो मसला आ रहा है कि आप रिलीजियस धार्मिक आधार पे जहां से हम जनसंघ से शुरू करें, जो राजनीतिक पैटर्न है लोगों के बीच आना, उसके बाद 90s के बाद हमने राम मंदिर इश्यूज को भी देखा, तो बीजेपी का एक पैटर्न है कि जब हमेशा हिंदू मुस्लिम करके उसको पोलराइज करने की एक जबरदस्त रणनीति बनी, और फिर जहां पर कुछ नहीं चलता वहां पर राम मंदिर का विषय ले आते हैं, जो हमेशा हिट भी बैठता है, फिट भी बैठता है। वकार अहमद साहब का मैं रुक कर रही हूँ। सर, चुनावों में आज योगी आदित्यनाथ की भी एंट्री हो गई है कर्नाटक चुनाव को लेकर के। अगर हम बात करें, राजनाथ सिंह भी पहुंच गए हैं, शिवराज सिंह चौहान भी पहुंच गए हैं, और कमोबेश तीनों के चुनाव प्रचार में मैंने एक ही चीज देखी, ऑब्जर्व की, कि हिंदूवादी सोच को लेकर के वो ज्यादा जनता के बीच जाते हैं और फिर राम मंदिर जैसा विषय भी सामने आ जाता है। क्या लगता है कि मुस्लिम समुदाय के खिलाफ पहले एक ऐसा कदम उठा करके जिससे कि जाहिर तौर पर मुस्लिम समुदाय काफी हद तक प्रभावी होगा, रिजर्वेशन की मैं बात कर रही हूं, और फिर उसके बाद जाकर के हिंदू समुदाय के सामने हिंदुत्ववादी सोच को आगे रख करके अपनी हिंदू छवि को कैश करने की कोशिश करना बीजेपी के लिए कर्नाटक चुनाव में कारगर साबित होगा? क्योंकि कर्नाटक में एक बड़ी आबादी मुस्लिम समुदाय की भी है, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोशिश भरसक यही की गई कि उस समुदाय की अपेक्षा करके सिर्फ हिंदुत्ववादी सोच को कैश किया जाए और उसे वोटों में कन्वर्ट करने की कोशिश हो। देखिए, जैसे मुस्लिम वोट जो है कर्नाटक में इतना ज्यादा भी नहीं है। असम में 30 से 35% मुस्लिम वोट कहा जाता है वहां पे है, लेकिन उन्होंने पोलराइजेशन करके असम जीत लिया। 20% यूपी में मुसलमान हैं और सबसे मजबूत पॉलिटिकली मुसलमान यूपी के माने जाते थे। यहाँ भी बीजेपी ने सरकार बना लिया, जबकि यहाँ 20% मुस्लिम, 13% चमार और 8% यादव, यानी 40% लोगों को माइनस करके बीजेपी चुनाव लड़ती है यूपी में। ये कमाल है बीजेपी का कि 40% को माइनस करके सिर्फ 60% में चुनाव जीत लेती है। तो वहां तो मुसलमान इतने ज्यादा भी नहीं है कर्नाटका में, और कोई ऐसी बिरादरी वहां नहीं है जो बीजेपी के लिए अछूत हो, जैसे यूपी में चमार और यादव है।
वहां चलिए, तो कुल मिलाकर के, हालांकि समय का मेरे पास अभाव है, आप कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स रख रहे थे यहाँ पर, समय का अभाव है लिहाजा चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन कुल मिलाकर के एक चीज समझ में आती है यहाँ पर कि जिस तरीके से बीजेपी हिंदुत्व सोच के साथ में इन चुनावों में आगे बढ़ रही है, वो सोच क्या उसके लिए कर्नाटक में दोबारा सत्ता में उसकी वापसी करेगी, देखने के लिए हमें इंतजार करना होगा 10 तारीख तक का और 13 तारीख को फैसलों का। आप तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार दिल्ली में पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली पर खास पेशकश, पार्किंग के पॉकेट में।